हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। कैसे हो सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और वैदिक काल का कल का वीडियो आप सभी ने देख लिया होगा। जिसने भी नहीं देखा पहले वो वाला जाके देखो, फिर आज का वीडियो आपको देखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है और वैदिक काल का एक वीडियो कल और आएगा। और इस सैटरडे संडे शायद मैं कोई क्लास नहीं ले पाऊंगा। कोशिश करूंगा कि मॉक टेस्ट ले आऊं, अगर टाइम मिला तो। और नहीं मिला तो फिर 2 दिन आप लोग एडजस्ट कर लेना। बाकी हम एक बार वैदिक काल के बारे में कल की चीजें थोड़ी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वैदिक काल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो एक बार मैं पहले लिख देता हूँ। जैसे कि इसमें हमें मेनली 4 जो वेद हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो देखो, वेदों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, सबसे पहला तो याद रखो ऋग्वेद। ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले ऋषि हैं उन्हें कहते हैं होर्थ। और यजुर्वेद को जो पढ़ने वाले ऋषि हैं उन्हें कहते हैं अर्धव्यु। और सामवेद को पढ़ने वाले जो ऋषि हैं उनको कहते हैं उद्गाता। बहुत इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद को जो ऋषि है उन पढ़ते हैं उनको कहते हैं ब्रह्मा। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब इसके अलावा वेद त्रयी क्या है? देखो, एक तो हो गया ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अरे, सामवेद देखो, अर्थवेद तो नया है, उसको छोड़ दो। बाकी जो 3 है इन्हें कहते हैं वेद त्रयी। सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो, उसका क्या मतलब है? ऋग्वेद का मतलब है मंत्र और रचनाओं का संग्रह। मंत्र और रचनाओं का संग्रह है जिसमें 10 तो मंडल है और 1028 सूक्त है। इसके देखो, 10 मंडल में तीसरे मंडल में तो है गायत्री मंत्र, जो कि विश्वामित्र ने लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 9वें मंडल में इसमें है सोम। सोम का उल्लेख है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जिसमें 4 वर्ण है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। इन चारों का उल्लेख है वो 10वें मंडल में किया गया है। और जो ऋग्वेद का उपवेद है वो है आयुर्वेद, जिसमें आप सभी को पता है कि चिकित्सा की बातें उसमें की जाती है। और इसी में एक दसराज्य युद्ध आपको याद रखना है। दसराज्य नाम का युद्ध है, जो कि अपना, एक मिनट है ना, वो सुदास और 10 जनों के मध्य लड़ा गया था। किस नदी के किनारे? परुशनी नदी, यानी कि रावी नदी के किनारे। और अगली बात कर लेते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो देखो, उसमें है ना, युद्ध और कर्मकांड इन चीजों के बारे में दिया गया है। और गद्य और पद्य के रूप में यजुर्वेद में दिया गया है, यानी कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये भी आपको याद रखना है। और उसका जो उपवेद है यजुर्वेद का, वो यजुर्वेद का उपवेद हो गया अपना धनुर्वेद। और जिसके जो मतलब जिसने लिखा था वो है विश्वामित्र। और उपनिषद का मैंने आप सभी को बताया है कि उपनिषद होते हैं अपने 108, ये याद रखना है। पुराण होते हैं अपने 18। और अपना जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है मुंडकोपनिषद। और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहद नारायण उपनिषद। और महाभारत का मूल नाम भी आपको याद रखना है, जय संहिता। और इसके अलावा एक और लाइन आपको याद रखनी है, सभा और समिति। ये मतलब प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, किस वेद में है? ये आपका कहा गया अथर्ववेद में। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। और बाकी एक और है, जैसे कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, मतलब वो कहता है अपने सामवेद को। जो सामवेद है उसमें संगीत की सारी चीजें उसमें दी गई है। बाकी अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, ये तो कल वाले क्वेश्चन है, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये हो गया 1500 से 1000 तक का। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ये हो गया 1000 से 600 का। अगला क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, श्रेष्ठ और कुलीन। अगला क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें देखो, संस्कृत बोलते थे, राइट है। वो घुड़सवारी क्या करते थे, ये राइट है। कई झुंडों में भारत में पहुंचे थे, ये राइट है। बाकी नगरों में निवास करते थे, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? पहला, जो गेहूं चावल इन तीनों का तो था, लेकिन तंबाकू का उनको कोई जानकारी नहीं थी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उनको जाना जाता था श्रमण से। अगला, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है।
शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शूलसूत्र या फिर छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? वेद 4। अगला है कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज्य में उपयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। अगला क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता। अगला क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गौधन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें में। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना है? तो है प्रकृति। अगला क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया था? इंद्र। अगला क्वेश्चन नंबर 22, शूलसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो यह है ज्यामिति। अगला क्वेश्चन नंबर 23, अस्तो मा सदगम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ पे बसे थे? पंजाब में। अगला वही है जो वेद हैं उनके जो यज्ञ करने वाले ऋषि हैं उनको ऋग्वेद में होत कहा जाता था, यजुर्वेद में अथर्ववेद, सामवेद में उद्गाता, अथर्ववेद में ब्रह्मा। वेदों को अपौरुष क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसकी रचना ऋषियों देवताओं के द्वारा की गई थी। अगला है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कल मैंने 4-5 बार ये चीज बताई थी, उल्लूक कर्णद। अगला है मीमांसा पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? बादरायण। अगला ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल में। और प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी यानी रावी नदी। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। क्वेश्चन नंबर 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग। अगला क्वेश्चन नंबर 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो इसमें आपका धर्मशास्त्र के काल में। अगला क्वेश्चन नंबर 35, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहां अभिलेख प्राप्त हुए, उसमें वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में और तीसरे मंडल में। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? गौतम ने। और कपिल ने किसको किया था? सांख्य को। क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। 39 में योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। अगला क्वेश्चन नंबर 40, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। और अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, इसमें इनका मिलान। इसमें देखो अपने अर्थवेद हो गया तंत्र मंत्र से, सामवेद हो गया संगीत में स्रोत से, ऋग्वेद हो गया स्रोत और प्रार्थना से, और यजुर्वेद हो गया अपने स्रोत और कर्मकांड से। इसमें मुझे अब भी मिस्टेक लगी है क्योंकि स्रोत और प्रार्थनाएं हैं वो तो यजुर्वेद में है और ऋग्वेद है वो उसका होना चाहिए कर्मकांड। कहीं भी ऐसा ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ऑप्शन नंबर
ए इसमें राइट आंसर है सिंधु। अगला क्वेश्चन नंबर 43, उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक थे, काशी, के पांचाल या फिर विदय। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है के। अगला 44 नंबर, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और वन का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद या फिर केन उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। वैदिक नदी कुंभा, जिसे अब काबुल कहते हैं, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान या कश्मीर या फिर पंजाब। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सभी को पता है काबुल अफगानिस्तान में है। अगला 46 नंबर, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या थी? कपिल का हो गया सांख्य दर्शन, न्याय हो गया गौतम का, और पूर्व मीमांसा जैमिनी का, और ये उत्तर मीमांसा बादरायण का। अगला क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन से लोह धातु के परिवर्तन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी या फिर हस्तिनापुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें है अतरंजी खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसमें आपका सामवेद। अगला क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शन है भागवत, भगवत गीता या फिर ब्रह्मसूत्र या फिर उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है भागवत। अगला क्वेश्चन नंबर 50, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या फिर वैशेषिक से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है मीमांसा से। अब देखो, इनमें मिलान करना है। अर्थवेद हो गया, जिसमें औषधियों के बारे में जानकारी दी गई है, और इसके अलावा ऋग्वेद है, उसमें है ईश्वर की महिमा। यजुर्वेद हो गया बलिदान निधि। सामवेद में हो गया संगीत। सामवेद हमेशा संगीत के साथ ही रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या फिर धर्म। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 53, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ चलता है? ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथों या फिर यजुर्वेद। तो ये है अपना यजुर्वेद इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 54, वैदिक युगीन सभा गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्रिपरिषद थी या फिर राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है मंत्रिपरिषद थी। 55 में है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या फिर वंशानुगत राजतंत्र। यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है गणतंत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो इसमें सबसे प्राचीन वेद आपका हो गया ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा या फिर योग। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है सांख्य, जो कि कपिल के द्वारा प्रतिपादित की गई। अब ये सभी का सार आ गया है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किस युग में? वैदिक युग में, क्योंकि हम वैदिक युग अभी पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृतभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी या फिर लोहार। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है लोहार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, सुमेलित करना है, उपवेद दिए गए हैं और हमें वेद दिए गए हैं। तो देखो, हमने शुरू में ही बात की थी इसके बारे में। ऋग्वेद का उपवेद हो गया था आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, और शिल्प वेद आज अर्थशास्त्र ये है अपना अर्थवेद से, यानी शिल्प वेद है अर्थवेद का उपवेद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है? तो वो है अपने ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट आंसर है। 2 से 7वें तक मंडल है उसे कहा जाता है गोत्र मंडल। अगला क्वेश्चन नंबर 62, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? और जादू टोने वाला मैंने आपको बताया ही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन नंबर 63, आर्य शब्द इंगित करता है नर जाति को, यायावर जन को, भाषा समूह को, या फिर श्रेष्ठ वंश को? तो 63 में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, श्रेष्ठ वंश को। अगला क्वेश्चन नंबर 64, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो मंडल आप सभी को मैंने बताया था, इसमें 10 मंडल है, 1028 आपके सूक्त हैं। ये सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो इनको तो जरा याद रखो आप। तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे? यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्व एशिया से, या फिर किसी अन्य क्षेत्र से? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मध्य एशिया से। कहाँ आके बसे थे? ये बसे थे हमारे उड़ते पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? गद्य और पद्य ये मैंने किससे बताए थे? पहले ऑप्शन देखते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब याद आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन नंबर 67, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, एग्जाम में आने के चांसेस है बहुत ज्यादा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, या फिर अथर्ववेद? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन नंबर 68, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदय, या फिर परिषद? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, विदय। अगला क्वेश्चन नंबर 69, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण? तो इसमें आपका 69 में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 70 है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, या फिर सूत्र काल में? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, उत्तर वैदिक काल में। मतलब उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आ गई थी और लोगों में थोड़ी छुआछूत की भावना भी शुरू हो गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 71, अनुलोम विवाह का अर्थ है? ये दोनों क्वेश्चन है ना, इनको जरा ध्यान से पढ़ना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सीधा आंसर देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन कम हो। अनुलोम विवाह मतलब ये होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। ठीक है, ये देखो, इनको थोड़ा आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके दोनों को ध्यान से रटना 5-7 बार। फिर हो गया प्रतिलोम विवाह, मतलब उच्च वर्ण वर्ण का पुरुष, ये होगा ना, ना ना ये नहीं, उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। तो अनुलोम विवाह तो ये हो गया, इसका मतलब उच्च वर्ण का पुरुष यानी नौकरी लगा हुआ कोई लड़का जो किसी बेरोजगार लड़की से शादी करता है, वो तो हो गया अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह क्या है? कोई नौकरी लगी हुई लड़की किसी बेरोजगार पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, तो वो हो गया प्रतिलोम विवाह। इनको वीडियो को पॉज करो एक बार, फिर इनको रटो एक बार तुम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 73, वैदिक युग में यव कहा जाता है गेहूं, जौ, चावल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जौ। अगला क्वेश्चन नंबर 74, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल, गेहूं, जौ, या फिर कपास? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, चावल के लिए। और यव है जौ के लिए, चावल के लिए व्रीहि। अगला क्वेश्चन नंबर 75, अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति, या फिर दर्शन? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पवित्र जादू। अगला क्वेश्चन नंबर 76, जिसमें हमें मिलान करना है। इसमें देखो, शिक्षा है वो ध्वनि शास्त्र से संबंधित है, कल्पसूत्र है वो कर्मकांड से हो गया, निरुक्त है वो हो गया शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, और भाषा शास्त्र छंद हो गए छंद शास्त्र से। अगला क्वेश्चन नंबर 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? गौतम, कपिल, पतंजलि, या फिर पाणिनि? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है, पाणिनि अष्टाध्यायी। हमारी शायद 7वीं 8वीं की किताब में भी ये चीजें, इसके बारे में थोड़ा वर्णन था, अष्टाध्यायी और पाणिनि की कोई कहानी वगैरह थी होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, या फिर पाराशर स्मृति? 78 में ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन नंबर
79। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण, महाभारत, गीता या फिर वायु पुराण। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, रामायण। आदि काव्य की संज्ञा दी गई है रामायण को। और प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या फिर भागवत पुराण। तो इसमें आपका सी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मत्स्य पुराण। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आपके लगभग मैंने 20 मिनट खराब किए हैं और इसका एक वीडियो और बन जाएगा, लगभग 40 क्वेश्चन है वो और देख लेंगे। 40 क्वेश्चन करेंगे ना तब सभी 80 क्वेश्चन का एक बार पहले रिवीजन कर लेंगे, फिर लास्ट में 40 क्वेश्चन का पूरा बढ़िया एक बार से देख लेंगे और जो बेसिक चीजें हैं वो भी एक बार वापस देख लेंगे। बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।